चलेगा बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है यूथ क्लास पे। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा हुआ था कि आप लोग हिंदी का जो टास्क है और टारगेट है उसे कंप्लीट करते रहे, है ना। और इन फ्यूचर में जो है 5 अगस्त को आपका पेपर होना है। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल एक रणनीति के साथ लगे होंगे। और हिंदी के जो भी आपके टॉपिक हैं, मैंने आपसे कह रखा है 2 चीज़ें हैं, आप लोग यूट्यूब पे मेरी पुरानी वीडियो और नई वीडियो जो है दोनों देख के करें, और जो बुक सोर्स पढ़ा रखा उसको करते रहे, ठीक है। तो 5 अगस्त को जब पेपर होगा तो उम्मीद करता हूँ कि वेल स्थिति में आप लोग होंगे कि जहां पे आप लोग टारगेट कर सकते हो। दूसरा देखिएगा, ग्रुप सी का जो एक नतीजा निष्कर्ष निकलता है, ग्रुप सी का जो निष्कर्ष निकलता है ना, वो टास्क टास्क देन अब टास्क के पीछे कितना आत्मसमर्पण है आपका, ये सारी चीजें करते हैं। क्योंकि देखिएगा, मैं आपको बता दूं, देहरादून में जैसे एजुकेशन एकेडमी है, ठीक है, मैं जो है आपको लगातार टारगेट करवाते रहता हूँ। लेकिन एक बात बताऊँ, वहाँ पे जो है टास्क पेपर के माध्यम से वो लोग कंप्लीट करवाते हैं, तो काफ़ी लोग हुए थे, अभी सक्षम है ना। तो मतलब ये मान के चलेगा कि टास्क जो है ना, दैट इज गोल्डन मतलब चांसेस है आपकी लाइफ में कि सिलेक्शन दिलवा देंगे। बस बशर्ते ये सोचे कि यार टास्क, हाँ अब बीच में 5-6 दिन ना आने का मैं आपको रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो है बहुत ज़्यादा काम आ रहे, बहुत ज़्यादा। इवन हमारी दिन में 2-2 मीटिंगें हो रही हैं, तो सुबह क्लास हो रही है वो ऑफलाइन, तो बिल्कुल मतलब फुर्सत ही नहीं है, बेफुर्सत है आजकल, ठीक है। इसलिए नहीं आ रहे, ये मत सोचना कि ऐसे ही नहीं आ रहे, वरना टाइम एक फिक्स होता 10 से 4 वाला, तो तब आप कह सकते हो, ठीक है। फील्ड की जॉब में यही होता है, जब टाइम नहीं होता है तो फिर नहीं होता, आप कुछ भी कर लो, थकान लग जाती है। 45 किलोमीटर दूर टर्नओवर, एक यहाँ 20 किलोमीटर इधर आओ, पैदल चलो, फिर मीटिंग करवाओ, है ना। फिर काफ़ी समय लग जाता है, तो आते आते रात हो जाती है, तो फिर टाइम भी नहीं मिल पाता, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग टारगेट करते रहिएगा, बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ठीक है। टारगेट मिलना और टारगेट को अचीव करना। जैसे देखिएगा, आप लोगों ने अजय रावत में काफ़ी मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। इवन देखिएगा, जो कोचिंग सेंटर वाले हैं बड़े बड़े और जो भी बच्चे हैं, तो उन सारों का एक रेफरेंस मिला कि काफ़ी स्तरीय पेपर था और इसी लेवल के जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो वहाँ पे देखिएगा, आपने ओवरऑल देखा कि यार हाँ, कि आप लोग एक परफेक्ट वे में जो है तैयारी कर रहे हो। अगर आपने वहाँ पे अच्छा स्कोर किया है तो 50+, 60+, 70+, जिसका है वेल एंड गुड। आप लोग क्या करें, जो हिंदी का पेपर है उसमें एक अच्छा स्कोर करने की और कोशिश करें। हाँ, जो कुछ लोग बच्चे थे जिनको मैंने किताब देने का वादा किया था, तो बच्चों आज या कल में मुझे मैसेज करें, फोन करें, मैं जरूर दूंगा। क्योंकि देखो, मेरे पास टाइम था नहीं इस बीच में, ठीक है। क्योंकि उसके बाद मेला हो गया, मैंने आपको बोला था मेरे बैक में दर्द है। उसके बाद रिसेंटली हमारी मीटिंग का आ गया, राशन कार्ड सत्यापन का, तो बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल रही है, जिसके चलते क्या कहते हैं, मैं बीच में आपको क्लास नहीं दे पाया, है ना। तो जैसे कल भी है, परसों भी है, तो कंटिन्यू मतलब लगातार है, लगातार मतलब छूट है ही नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है, मैं आपको बताने वाला था कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन, एक अलग सा टॉपिक है जहां से आप लोग बहुत ज्यादा मैसेज आए थे पहले कि सर एक यूरोपीय कंपनियों का आगमन वाला चैप्टर जो है वो पढ़ा दीजिएगा, क्योंकि वहां से 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। तो देखिएगा, बीच बीच में देखिएगा, मैंने आपको ये पढ़ा रखा है जगह से अकबर, ये मेन चीजें मैंने आपको बता रखी है, ये अलग से प्लेलिस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो देखिएगा, यूरोपीय कंपनियों का आगमन में आपको पढ़ाऊं, तो सबसे पहले हम मैप बनाते हैं, इंडियन मैप बनाते हैं ना, इंडियन मैप बनाते हैं, दिख रहा है ना मैप पूरा, ठीक है। ये वाला पूरा साइड जो है हिंद महासागर वाला है, और यहां से आपकी फारस की खाड़ी को जाते हैं, और ये पूरे नीचे तटवर्ती एरिया है, ठीक है। अभी यहां से दक्षिण पश्चिम मानसून एंट्री होता है, ठीक है। तो ये देखेगा, अब यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो होता है, याद रखिएगा, सबसे पहले 1498 में होता है किसका, पुर्तगाली जब आता, वास्को डी गामा जब भारत की खोज करता है। लेकिन इससे पहले जो समुद्री मार्ग थे, वहां पे भारत में जो था अरब व्यापारी थे, याद रखिएगा, अरब व्यापारी थे। ये क्वेश्चन बहुत बार आया भी है कि यूरोपीय कंपनियों से आने से पहले भारत का जो समुद्र एरिया था, हिंद महासागर और जहां से फारस की खाड़ी की ओर जाते थे, उस पे किन का कब्जा था, तो अरब व्यापारियों का कब्जा था। अब जब ये यूरोपीय आए भारत में, तो इनके आने के लिए 2 प्रचलित मार्ग थे, याद रखिएगा। एक तो था आपका लाल सागर होते हुए, भूमध्य सागर वाला, लाल सागर वाला एरिया।
एक तो लाल सागर होते हुए ये भारत में एंट्री करते थे, दूसरा इनके पास था फारस की खाड़ी, याद रखेगा फारस की खाड़ी। तो भारत आने के लिए यूरोपियों ने दो रास्ते चुने, या तो आप लाल सागर के माध्यम से आ सकते हो या किसके, फारस की खाड़ी के माध्यम से आ सकते हो। देखिएगा भारत आने के लिए हिस्ट्री है, याद रखिएगा, इसको बिल्कुल जहन में रखना है। तो दो रास्ते थे, ठीक है। इनमें से पहले इन रास्तों के बीच बीच में जो भारत पहुंचने वाले थे होल्डर, ये यहाँ सब अरब लोग बैठे हुए थे, तो अरब लोगों का कब्जा था, इसलिए यहाँ कभी जो यूरोपी थे वो आ नहीं पाए। अब देखिएगा इसमें से लाल सागर और फारस की खाड़ी में से लाल सागर वाला जो रास्ता था ये कोहरे वो मतलब अन्य एक्टिविटी से जो है भरा रहता था, तो ये रास्ता जो था विजिबिलिटी वाला नहीं था, मतलब यहाँ पे कोहरे का बहुत ज्यादा प्रकोप था तो विजिबिलिटी नहीं थी। तो इनके लिए, यूरोपियों के लिए भारत आने का सबसे प्रचलित मार्ग जो बना समुद्री मार्ग से, वो बना फारस की खाड़ी, याद रखेगा। कौन सा बना? फारस की खाड़ी, ठीक है। अब फारस की खाड़ी बना और यही प्रचलित था। अब हुआ क्या, हम फटाफट ट्रैक में पढ़ते हैं, ठीक है। 1453 के आसपास में कुस्तुनिया एक शहर था तुर्की में, कुस्तुनिया एक शहर था, यहाँ पे तुर्की साम्राज्य का जो है पूरा साम्राज्य स्थापित हुआ, तुर्की साम्राज्य का कुस्तुनिया में, और ये सीधे लाल सागर और फारस की खाड़ी के बीच वाला एरिया था। तो इन्होंने यहाँ पे यूरोपीय लोगों को अपने साम्राज्य में बिल्कुल भी एंट्री देने से मना कर दिया कि भाई मेरा राज्य है, पैर रख के देखो पैर तोड़ देंगे आपके। तो अब क्या हुआ, इस टाइम पे यूरोप में दो नवीन रास्ते, स्पेन और दूसरा पुर्तगाल, ये बिल्कुल जो है छटपुटा रहे थे पूर्व की ओर जाने के लिए, व्यापार करने के लिए, समझ में ना। और वो भी खासकर किसका? मसालों का, याद रखिएगा, खासकर किसका? मसालों का। अब इन्होंने क्या किया इस बीच में, खासकर पुर्तगाल ने, पुर्तगाल का जो शासक था हेनरी नेविगेटर था, याद रखिएगा इस बीच में हेनरी नेविगेटर था। तो हेनरी नेविगेटर पुर्तगाल का पहला ऐसा राजा था जिसने पूर्व की ओर व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों को सबसे ज्यादा प्रमोट किया था, याद रखिएगा, ठीक है। हेनरी द नेविगेटर पहला ऐसा पुर्तगाली राजा था जिसने पूर्व की ओर व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों को सबसे ज्यादा समर्थन दिया गया। स्पेन में भी यही हाल थे, समझ में ना। स्पेन के शासकों ने भी जो है स्पेन के लोगों को पूर्व की ओर आने के लिए बहुत ज्यादा क्या किया? प्रमोट किया। अब पुर्तगालियों की ओर से सबसे पहले 1487 में उत्तर अंतरीप पड़ती है। उत्तर अंतरीप कहां पड़ती है बताया आपको, ये जो अफ्रीका एरिया का जो ये वाला छोर है इसे बोलते हैं उत्तरी अंतरीप। क्या बोलते हैं? उत्तरी अंतरीप। और एशिया यहां पे है, तो यहां से सीधे आपको यहां जाना पड़ेगा, एशिया कुछ नहीं है। तो उत्तरी अंतरीप पहुंचने वाला 1487 में पहला पुर्तगाली जो यात्री था वो था बार्थोलोमो डियाज। तो बार्थोलोमो डियाज पहला ऐसा पुर्तगाली यात्री था जो 1487 में अफ्रीका के नीचे तटवर्ती इलाके में पहुंचा जिसका नाम था उत्तरी अंतरीप। और जैसे ही ये यहां पहुंचा तो इसने इसका नाम रख दिया तूफानी अंतरीप, समझ में ना, तूफानी अंतरीप इसका नाम रख दिया। अगर ये बंदा देखेगा, लोकेशन में आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, ये है एशिया महाद्वीप है ये वाला। और एशिया महाद्वीप में भी जो नीचे है, याद रखिएगा, दक्षिण एशिया है और यहीं पे भारत है। और यहां पे एग्जैक्ट आपका क्या था, ये वाला जो है उत्तरी अंतरीप था। यहां से इसको हल्का यहां की ओर मूवमेंट करना था तो ये एशिया में एंट्री कर लेता, लेकिन जो बार्थोलोमो डियाज था वो नहीं कर पाया, वो वापस चला जाता है। अब 1498 में और 1494 में देखिएगा स्पेन से कोलंबस आया था पूर्व की ओर मसाले ढूंढने के लिए, पूर्वी देशों को खोजने की ओर। और यहीं पे 1498 में वास्को डी गामा आया था, दोनों ही पूर्व में व्यापार करने के लिए पूर्व देशों को खोजने के लिए आते हैं। कोलंबस तो स्पेन का निवासी था, 1494 में अमेरिका पहुंच गया। ढूंढना था इसको भारत को, लेकिन अमेरिका पहुंच गया, इसलिए कोलंबस को जो है अमेरिका का क्या बोला जाता है? खोजकर्ता बोला जाता है। 1494 में ढूंढा। 1498 में जो है आपका वास्को डी गामा पहुंच गया भारत, याद रखिएगा, इसलिए उसे भारत का क्या माना जाता है? खोजकर्ता माना जाता है। किसको? वास्को डी गामा को। अब वास्को डी गामा, याद रखिएगा, 17 मई 1498 को भारत पहुंचा। इन भारत के तटवर्ती एरिया में, ये तटवर्ती एरिया करते हैं। और इस टाइम पे केरल वाले एरिया में जो मालाबार तट था, यहां पे एक हिंदू शासक थे जो अपनी उपाधि जमेरिन कहते थे, ठीक है, जो अपनी उपाधि क्या कहते थे? जमेरन कहते थे। अब जब ये यहां पे इसने मालाबार एरिया में अपना कैंप लगाया तो यहां पे इसको एक गुजराती पथ प्रदर्शक मिला। किसको? वास्को डी गामा का, जिसका नाम था अब्दुल
मुनीद। अब्दुल मुनीद एक बदबख्त था। तो अब्दुल मुनीक जैसे ही वास्को डी गामा के मालाबार के इस वाले एरिया में मिला, तो अब्दुल मुनीक ने क्या किया, इसको सीधे जमेरिन से भेंट करवाई। तो जमेरिन के पास ले जाने वाला वास्को डी गामा को कौन था, अब्दुल मुनीक। तो 17 मई 1998 को ये कालीकट पहुंचा, ठीक है, कालीकट बंदरगाह बहुत फेमस है, यहां पे पहुंचा। तो यहां पे जो है वास्को डी गामा की भेंट हुई जमेरिन से। जमेरिन हिंदू शासक था, इनकी जो थी उस टाइम पे उपाधि थी। अब ये जमेरिन से जब मिला तो इस टाइम पे तटवर्ती एरिया में अरब के जो व्यापारी थे, याद रखिएगा, अरब के जो व्यापारी थे इनकी बहुत पहुंच थी। और हिंद महासागर वाला जो रूट हुआ करता था, कौन सा, समुद्री यात्रा से जब व्यापार जो मसाले जाते थे सीधे मध्य एशिया यहाँ वाले एरिया में जाते थे, तो इस पूरे ट्रैक रूट में जलियान में अरब व्यापारियों का कब्जा था। तो जो जमेरिन शासक थे, याद रखिएगा, जो केरल के हिंदू शासक जमेरिन थे, वो अरब व्यापारियों से चिढ़ते थे, ठीक है। तो यहां पे वास्को डी गामा ने इससे जमेरिन से शर्त रखी कि मैं तुम्हें कुछ घोड़े दूंगा तो आप मुझे मसाले देंगे। तो ठीक है, जमेरिन ने शर्त मान ली और जमेरिन ने क्या किया, वास्को डी गामा को कुछ मसाले दे दिए। अब जैसे ही वास्को डी गामा को मसाले मिले 1498 में, तो वास्को डी गामा सीधे दोबारा पुर्तगाल की ओर आ गया। समझ में आना, सीधे कहां की ओर आ गया, पुर्तगाल। अब ये पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में पहुंचा, याद रखेगा, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंचा। और लिस्बन में इसने जो मसाला यहां 1 रुपया का लिया था, वो यहां पे 60 रुपए का बेचा। यानी कि भारत का मसाला इसने लिस्बन में 60 गुना ज्यादा रेटों में मिला, रेटों में बेचा। और यूरोप में रातों रात ये मसाला जो है फेमस हो गया। क्यों, उसका रीजन है, अगर आप यूरोप की स्थिति देखोगे पोल पे, ग्लोब पे, तो लगभग ध्रुवा पे है, समझ में आना, इस वाले डिग्री पे है, 66 डिग्री के आसपास में है, जहां पे बहुत ज्यादा ठंड होता है, समझ में आना, जहां पे बहुत ठंड होता है। अब आपने देखा होगा कि ठंड में हमारे यहाँ भी पहाड़ों में ज्यादा नॉनवेज का यूज होता है, और बिना नॉनवेज में मसालों के संभव नहीं है। तो बताया जाता है कि उस टाइम पे ये लोग गोश्त पे ही जिंदा रहते थे, और उस गोश्त पे जैसे ही मसाला पड़ जाता था तो समझ लो वो तो सोने पे सुहागा हो जाता था। तो इसी को लेके पूरा यूरोप जो है लगभग प्रमोट हो गया इन मसालों की खोज में, समझ में आना, किनके, इन मसालों की खोज में। अब अगली बार क्या हुआ, ये सारा फेमस हो गया, सारी चीज होगी यूरोप की। और इस टाइम पे जो 1500 ईस्वी में जब वास्को डी गामा यहां पहुंचा, तो इस टाइम पे लिस्बन जो थी यूरोप व्यापार का केंद्र बन गया, ठीक है, उस मसाले की वजह से। अब 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली दल कैब्रल, ठीक है, पेड्रो कैब्रल, पेड्रो कैब्रल के नेतृत्व में आता है 1500 में। और जैसे ही पेड्रो कैब्रल 1500 में दूसरा पुर्तगाली बेड़ा लेके आता है, कहां पे, भारत में, तो ये सीधे क्या करता है, यहां पे कालीकट में क्या करता है, अरब जो लोग थे, अरब व्यापारी थे, उनका एक जहाज पकड़ के सीधे जमेरिन को दे देता है। और जमेरिन इससे खुश हो जाता है बहुत ज्यादा, समझ में आना, और इससे हल्का फुल्का अरब के जो व्यापारी थे उनको झटका लगता है। तो यहाँ पे जो है पेड्रो कैब्रल यही काम करता है कि अरब का एक जहाज पकड़ता है और किसको दे देता है, सीधे इसको दे देता है, किसको, आपका जमेरिन को। इसके बाद ये लोग 1503 में जो है पुर्तगाली लोग अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं कोचीन में, याद रखेगा, पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री लगती है वो लगती है कोचीन में 1503 में, ठीक है। इसके बाद 1505 में ये अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं कहां पे, कुन्नूर में, याद रखेगा, कहां लगाते हैं, कुन्नूर में। पहली फैक्ट्री कोचीन 1503, दूसरी 1505 में कुन्नूर में। अब धीरे धीरे पुर्तगालियों को लग गया कि कोचीन और कुन्नूर में हमने कब्जा कर लिया, तो अब हम एक काम करते हैं, क्यों ना 1505 के बाद हम अपना गवर्नर रखना शुरू कर दे भारत में, है ना, क्यों ना अपना गवर्नर रखना शुरू कर दे, धीरे धीरे राज करेंगे। तो 1505 में पुर्तगाली लोग अपना पहला गवर्नर रखते हैं, जिसका नाम होता है फ्रांसिस डी अल्मीडा जो होता है, इनका पहला जो है गवर्नर होता है पुर्तगालियों का, जो 1505 से 1509 तक जो है भारत में पुर्तगालियों का पहला क्या रहता है, गवर्नर रहता है। इस प्रकार से अब धीरे धीरे जो है पुर्तगाली शक्ति जो है क्या होती है, बढ़ती रहती है, ठीक है, पुर्तगाली शक्ति अब बढ़ती रहती है। तो पुर्तगालियों का पहला गवर्नर 1505 से 1509 तक जो था, याद रखिएगा, वो था अल्मीडा, ठीक है, फ्रांसिस डी अल्मीडा। अब जब अल्मीडा आया तो अल्मीडा को जो था, याद रखेगा, ठीक है, अल्मीडा जैसे ही भारत आया तो अल्मीडा को पुर्तगाल की ओर से स्पष्ट संदेश थे कि आप जो है भारत में पुर्तगाली दुर्ग ना बना के, याद रखेगा, आप भारत में पुर्तगाली दुर्ग ना बना के हिंद महासागर वाले एरिया में
जो है पुर्तगाली व्यापार को, मतलब पुर्तगाली व्यापार का नियंत्रण करोगे। आपका काम भारत में दुर्ग बनाना नहीं होगा, याद रखेगा। आपका काम भारत में दुर्ग बनाना नहीं है, आपका काम जो हिंद महासागर वाला जो रूट है इसमें पुर्तगाली शक्ति का नियंत्रण करना है, पुर्तगाली शक्ति का नियंत्रण करना है। तो इसी कारण, इसी सब को मद्देनजर रखते हुए फ्रांसिस डी अल्मीडा ने भारत में शासन करने के लिए एक नीति चलाई जिसका नाम होता है ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, या इसे बोलते हैं शांत जल की नीति, शांत जल की नीति। तो क्वेश्चन आता है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में शांत जल की नीति लगाई थी, वो था कौन बताइएगा, फ्रांसिस डी अल्मीडा। और इसे ही ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। क्यों कहा जाता, क्यों किया इसने, क्योंकि पुर्तगाल से सख्त निर्देश थे कि भारत में दुर्ग ना बनाए जाए, हिंद महासागर वाले एरिया में पुर्तगाली शक्ति स्थापित की जाए और पुर्तगालियों को सर्वोच्च, पुर्तगालियों के नियंत्रण में ये वाला रूट आना चाहिए, ठीक है। अब जब याद रखेगा ये आया, अल्मीडा आया, तो सॉरी हाँ फ्रांसिस डी अल्मीडा आया, तो 1508 में याद रखिएगा, 1508 में इसका एक युद्ध होता है, त्रिपक्षीय संघर्ष थे। ये युद्ध होता है तमिलनाडु के आसपास में चोल नामक स्थान पे, इसे चोल युद्ध ही बोला जाता है। 1508 में ये युद्ध होता है संयुक्त बेड़े से, जिसमें गुजरात त्रिपक्षीय बेड़ा होता है, प्लस मिस्र और प्लस तुर्की के मुसलमान होते हैं, ये सब अरबी होते हैं, इनका बेड़ा प्लस, मतलब अपोजिशन में कौन था, अल्बुकर्क, सॉरी फ्रांसिस डे अल्मीडा 1508 में। तो 1508 में चोल का युद्ध गुजराती, मिस्र और तुर्की के जो अरबी व्यापारी थे, इनने मिलकर 1508 में जो है फ्रांसिस डी अल्मीडा को हरा दिया, समझ में आया ना। और इसी युद्ध में जो है फ्रांसिस डी अल्मीडा का जो है बेटा मारा गया। इसके बाद अगले साल ही 1509 में क्या करते हैं, अल्मीडा ने प्रतिघात किया और इस बेड़े को हरा दिया, याद रखिएगा, इस बेड़े को हरा दिया। और इस बेड़े को हराने के साथ ही इसने हिंद महासागर में पुर्तगालियों का कब्जा कर दिया, और इसी दौरान हिंद महासागर को पुर्तगाली महासागर भी कहा जाने लगा, याद रखिएगा, हिंद महासागर को पुर्तगाली महासागर भी कहा जाने लगा। क्योंकि क्या, जो फ्रांसिस डी अल्मीडा था उसने उस त्रिपक्षी को हरा दिया था, वही यहाँ पे राज करता था। अब हरा दिया तो क्या हुआ, उनको घुटने टिकवा दिए, तो इसने क्या कर दिया, हिंद महासागर का नाम पुर्तगाली महासागर कर दिया। तो इस प्रकार से इसने क्या कर दिया, पुर्तगाली शक्ति की नींव डालने की कोशिश की, कहां पे, भारत में। अब 1509 में अल्बुकर्क, सॉरी फ्रांसिस डी अल्मीडा ऐसे ही मृत्यु हो जाती है। तो 1509 से 1515 तक इनका दूसरा गवर्नर आता है जिसका नाम होता है अल्बुकर्क। क्या होता है, अल्बुकर्क। इतना इंपॉर्टेंट है ना, यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है अल्बुकर्क से, समझ में आया ना। अब अल्बुकर्क जब 1509 से 1515 के बीच में आता है, ठीक है, तो सबसे पहले याद रखेगा अल्बुकर्क जो है, अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक, पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। किसको बताइएगा, अल्बुकर्क को, ठीक है, पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है अल्बुकर्क को। अब जब अल्बुकर्क आया 1509 में, तो इसके रिसेंटली ही याद रखिएगा 1510 में इसने 1510 में क्या किया, क्योंकि नीचे नीचे तो कब्जा हो ही गया इनका, अब ये सीधे इस वाले एरिया में, गोवा वाले एरिया में इनने घुसना था, ठीक है, गोवा वाले एरिया में घुसना था। तो तत्कालीन टाइम पे गोवा जो था वो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह के पास था, याद रखिएगा, यूसुफ आदिल शाह के पास था। अब इस टाइम की स्थिति देखते हैं, 1510 की स्थिति क्या थी। 1510 में आंध्रा और कर्नाटक के बीच में जो तुंगभद्रा नदी थी, यहां पे एक डायनेस्टी चल रही थी जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य का तुलुप वंश। क्या चल रहा था, तुलुप वंश। और इस वंश का भी कौन शासक था, कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय, समझ में ना। कृष्णदेव राय जो था इस टाइम पे 1510 में आंध्रा के आसपास में अपना शासन चला रहा था, ठीक है। तो कृष्णदेव राय से अल्बुकर्क की अच्छी जो है जमती थी, तो इसने क्या किया, सीधे बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह पे हमला किया, और इस हमले में कृष्णदेव राय ने भी जो है अल्बुकर्क की सहायता की थी। तो 1510 में इसने क्या करा, गोवा पे अटैक किया और बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से क्या किया, गोवा को जीत लिया। अब देखिएगा 1510 में पहली बार पुर्तगाली बीजापुर के शासक से क्या करते हैं,
आपका गोवा छीनते हैं। और भारत में आजादी के बाद सबसे लास्ट में जो विदेशी शक्ति जाने वाली थी वो पुर्तगाली थे। इन्होंने 1961 में भारत से मूवमेंट हुए और 1510 से लेके 1561 तक भारत में जो है लगभग 450 सालों तक जो है गोवा में पुर्तगालियों का राज रहा। इसीलिए जो गोवा है वो वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा क्या करती है, फॉलो करती है। और इसी प्रकार से गोवा की जो बनावट है लगभग पुर्तगाली जो आर्ट शैली है, चित्रकला शैली है, उस पे ज्यादा क्या करती है, दिखती है वो। और यहाँ पे ज्यादातर सोशल स्ट्रक्चर और सोशल बनावट जो है ज्यादातर पुर्तगालीज देखने को मिलता है। तो उसका रीजन है कि 1510 में इन्होंने कब्जा कर लिया और 1961 में जाके पुर्तगाल को छोड़ा। लगभग गोवा पे पुर्तगालियों ने 450 साल तक क्या किया, कब्जा किया था। समझ में आना। और कब्जा करने वाला इनका जो गवर्नर था वो कौन था, अल्बुकर्क। और इस कब्जे में जो है विजयनगर के साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने भी क्या किया, अल्बुकर्क का साथ दिया। समझ में आना। तो इस प्रकार से अल्बुकर्क, अब देखिएगा बहुत किताबों में लिखा है किसी टाइम पे इन्होंने जो है अपनी राजधानी बनाई, लेकिन नहीं, इसके बाद मैं आगे बढ़ाऊंगा। 1530 में मीनू दी कुन्हा के टाइम पे इन्होंने पुर्तगाली राजधानी बना दी थी। ठीक है, 1530 में किसको, गोवा को। और 1505 से लेके 1530 तक इनकी जो राजधानी रही वो स्टार्टिंग राजधानी और मुख्यालय वो कोचीन रही, याद रखिएगा। ठीक है, स्टार्टिंग। और 1530 के बाद वो बन गई कहां पे, गोवा में। अब गोवा में हम कब्जा करने के साथ इन्होंने ये वाला समुद्रिक एरिया भी अपने नाम पे लगभग कर लिया था। समझ में आना इतना। आगे चलते हैं। ठीक है, ये पहली शक्ति है, यूरोपीय शक्ति जो भारत में राज कर रही है। किस तरीके से कर रही है आपको मैं वही बता रहा हूं। ठीक है, ये यूरोपीय आगमन में पूरा पढ़ा दूंगा आपको, कंपनियों का टेंशन ना ले। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अल्बुकर्क जो था, याद रखिएगा, इसने क्या किया, 1511 में, ये भारत है और यहाँ पे अंडमान निकोबार है और यहाँ पे आपने देखा होगा इंडोनेशिया, मलक्का वगैरह है। ठीक है, तो यहाँ पे मलक्का जल संधि भी है, याद रखिएगा। इधर पे मलक्का की मंडी हुआ करती थी, बहुत फेमस। तो दक्षिण पूर्व एशिया का जो भी मसाला मार्केट था, जो सबसे बड़ी मंडी थी वो था मलक्का मंडी। समझ आना। तो यहाँ पे कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, यहां से इस मलक्का मंडी में जो है मसाला बेचने आते थे। और इस मलक्का मंडी से हिंद महासागर के रूट से, यहां से लेके फारस की खाड़ी से यूरोप को भेजा जाता था क्या, आपका इस एरिया का साला मसाला। तो 1511 में अल्बुकर्क ने मलक्का की सबसे दक्षिण पूर्व की सबसे मेन मंडी मलक्का पर कब्जा कर लिया। ठीक है, और 1515 में इसने हारमुज, याद रखिएगा, हारमुज जो बंदरगाह है वो फारस की खाड़ी में है। याद रखिएगा कहां पे है, फारस की खाड़ी में। तो 1515 में इसने हारमुज जो बंदरगाह था, हारमुज पे, फारस की खाड़ी पे, इस पे कब्जा कर लिया। एक तो मेन मलक्का पे कर लिया, एक हारमुज पे कर लिया। फारस से आने वाला सबसे प्रचलित मार्ग यही था यूरोपियों का। तो इसने मेन जो बंदरगाह था, कौन सा आपका बताइएगा, हारमुज, अब यहां पे कब्जा कर लिया। तो ये वो सेंटर था जहां से यूरोप में आसानी से आप माल पहुंचा सकते थे। अगर आपने हारमुज पे कब्जा कर लिया तो आप समझिएगा कि आप यूरोप में बहुत आसानी से क्या पहुंचा सकते हो, अपना मसाला पहुंचा सकते हो। तो अल्बुकर्क के लिए यही सबसे बड़ा चैलेंज था कि हारमुज पे कैसा कब्जा कर लिया जाए। तो 1515 में इसने हारमुज पे कब्जा कर लिया। अब बहुत आसानी से ये लोग यूरोप में मसाला पहुंचाना बहुत आसान हो गया। ठीक है, इसने साथ ही क्या किया, इसने पुर्तगाली जो ईसाई लोग थे इनको ज्यादा प्रमोट किया हिंदुओं से शादी करने के लिए। ठीक है, इसने क्या किया, जो ईसाई लोग थे इनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया कि आप लोग क्या है, हिंदुओं से शादी करो, जिससे ईसाई धर्म जो है एक स्थायी रूप से बहुत बड़े पैमाने पे भारत में जो है क्या कर दे, बढ़ जाए। तो क्वेश्चन आता है कि किस पुर्तगाली गवर्नर जनरल ने ईसाइयों को सबसे ज्यादा प्रमोट किया हिंदू महिलाओं से शादी करने के लिए, तो यही था। अल्बुकर्क के समय जिन जिन एरियाज में पुर्तगालियों का जो था कब्जा था, जैसे कोचीन हो गया, कुन्नूर हो गया, गोवा हो गया, तो इसने इन एरियाओं में सती प्रथा का द एंड कर दिया। कहा सती प्रथा ये कोई प्रथा नहीं होती मेरे भाई, सीधे महिलाओं की प्रताड़ना होती है, इसे बंद करो। सती प्रथा में होता ही महिलाओं की प्रताड़ना है। तो इस प्रकार से जो है पुर्तगाली शक्ति जो है, याद रखिएगा, अल्बुकर्क ने इस टाइम पे अपने पीक लेवल पे पहुंचा दी, पीक जॉनर पे पहुंचा दी। ठीक है, अपने टाइम पे। तो अल्बुकर्क के टाइम पे जो है पुर्तगाली शक्ति जो है पीक लेवल पे पहुंच गई। तो इस प्रकार से
पुर्तगाली शक्ति का जो है स्थापित हुई भारत में। ठीक है, तो इस प्रकार से पुर्तगाली हो गई। कल हम एक और पढ़ेंगे और जल्दी ही अंग्रेज पढ़ेंगे। तो जल्दी जल्दी इस यूरोपीय कंपनियों का आगमन वाला जो सेगमेंटेशन है इसको भी हमें निपटा दूंगा, और स्पेशली इसको मैं आपका जो अप्रोच था वो मैं करवा दूंगा। समझ में आना। और देखिएगा, मेरा तो स्पष्ट संदेश है यार, ठीक है, कितना भी पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, कुछ भी करो, लेकिन जो 5 तारीख को पेपर होना है 150 नंबर का, जी जान से लग जाओ, बस कुछ भी हो जाए। सिलेक्शन वही है, टास्क ऑफ द डे और टास्क ऑफ द योर कैरियर। समझ में आना। जितना सीरियस होके आपने पेपर देख लिया ना, समझ में आना, किस लेवल का बना रहा हो, क्या बना रहा हो, कोई डाउट है, समझ में आना। उत्तराखंड का टॉप इंस्टीट्यूट है, समझ में आना, वो जो टॉप इंस्टीट्यूट का पेपर बना रहा है उसको भी सेंड करना, तो वो भी एक टाइम के लिए जरूर बोलेंगे कि पेपर बहुत स्टैंडर्ड था और यहीं से क्वेश्चन पूछने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। तो इसकी तो टेंशन ही ना ले कि आपके सामने जो क्वेश्चन परोसे जाएंगे, अगर आप बेहतर तरीके से उन्हें हैंडल करोगे तो आप ये मान के चलेगा कि आप यूके SSC की लहर पे हैं, और एक बहुत अच्छी लहर पे आप लोग जा रहे हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं खाली रह जाऊं, मैं खाली हूं तो बेहतर से बेहतरीन तरीके से आपके लिए हिंदी के क्वेश्चन बनाओ, बेहतर से बेहतरीन, किस तरीके से आपसे क्या तोड़ मरोड़ करके देखना। इस बार ऐसी ऐसी डेफिनेशन होंगी, ऐसा ऐसा तोड़ होगा ना, तो कोशिश तो ये करूंगा कि पॉसिबिलिटी तो बन जाए कि जो मेरा पेपर होगा बच्चों को ये लगे कि यही कंटेंट है मेरे भाई जो एग्जाम में आता है। समझ रहे हो, पढ़ाई अप्रोच, तो याद रखेगा दोनों ही चीज होंगी। इस बीच में दूंगा जिला सीरीज की उधम सिंह नगर की 2 वीडियो दूंगा। उधम सिंह नगर कंप्लीट करते हैं, हिंदी आगे करेंगे, टेंशन न ले। और इकोनॉमी का जो 10वीं 11वीं पंचवर्षीय योजना होती है उसे समाप्त करते हैं, बहुत हो गया इकोनॉमी का, ठीक है, उसे समाप्त करके आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है इकोनॉमी में आगे बढ़ने का समय लास्ट ये पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं, इसके बाद हम जो है एक अलग से सेगमेंटेशन पढ़ते हैं, बैंकिंग हो गया, मुद्रा होगी, ये सारा धीरे धीरे जल्दी जल्दी कैप्चर करना शुरू कर देते हैं इकोनॉमी में। ठीक हो गया, समझ में आना। तो पढ़ोगे ना, पढ़ोगे या नहीं, रिप्लाई कर देना फेस। मैं अभी वीडियो अपलोड कर दूंगा कि यस सर कि आप किस तरीके से लगे हैं, किस गहन अध्ययन से लगे। क्योंकि देखिएगा, जो मेरे को मैसेज आए, जिस तरीके से मुझे लगा कि हमारा एफर्ट और हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही यूनिक है। लोग पढ़ाते हैं, आपको कंटेंट देते हैं, आपको सारी चीज देते हैं, ठीक है। तो मैं कंटेंट तो देखो दूंगा ही दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि बहुत कंटेंट पड़ गया है मेरा, 200-250 वीडियो पड़ गई है, तो बहुत सारा कंटेंट है, उसको देख लो। साथ में मैं आपके पेपर तक जो भी चीजें हैं वो मैं करता रहूंगा, जिला सीरीज कंप्लीट करवाई दूंगा। और उसके बाद मैंने आपसे कह रखा है 1 महीने फैक्ट सीरीज। जिस प्रकार से आप 3 उत्तराखंड की फैक्ट सीरीज आपने देखा, बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल अलग लेवल का था, लगा कि वहीं से क्वेश्चन आएंगे। उसी तरीके से मैंने आपसे कह रखा 3 फैक्ट सीरीज हुई है उत्तराखंड की, आपके एसआई और पटवारी के पेपर के लिए 15 फैक्ट सीरीज करवाऊंगा उत्तराखंड की, 15, समझ में आना। और हिंदी की भी 10 करवाऊंगा और जीएस की भी 15 करवाऊंगा। तो ये मेरा टारगेट है कि ये फैक्ट सीरीज करवाऊंगा, और मोस्ट पॉसिबिलिटी होगी कि वहां से क्वेश्चन बन जाए। मैं पकड़ूंगा ऐसे ही, बन गया ना क्वेश्चन, दिन नहीं बनेगा ना तो बोल देना मेरे को। तो फैक्ट सीरीज का मेरा मूल उद्देश्य है आपका दिन बनाना। ऐसा भी नहीं कि फालतू घास कि कहाँ है ये, गदेरा कहाँ है, ये नाला कहाँ है, ऐसे क्वेश्चन थे, स्टैंडर्ड थे। वो गदेरा नाला आ भी गया ना तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। कितने गदेरे नाले याद करोगे यार, बताओ। गदेरे नाले याद करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगा दोगे क्या? कई बच्चे ऐसे होते, पता नहीं क्या पढ़ना, क्या चाहिए उनको, गदेरे नाले ये वो सो, वहां बिल्कुल फंस जाते हैं। तो आपको बिल्कुल एक सही डायरेक्शन पे, सही अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है ना, और फालतूपना नहीं करना, याद रखिएगा। जो मैंने आपको टारगेट, उसके बाद आपका पॉलिटी का है ना, हिंदी के बाद आपका पॉलिटी का है ना, आपको सारा चीज रिवीजन तो हो रहा है यार आपका, बेहतर तरीके से करें आप रिवीजन। जबकि मैंने जो मैंने टास्क दिया है वो सारा करवा रखा है आपको। हिंदी का टास्क दे रखा हो तो हिंदी की एक प्लेलिस्ट कंप्लीट है, इकोनॉमी का दे रहा हो तो पॉलिटी का दे रहा हो तो पॉलिटी कंप्लीट है। जिसकी कमजोर है 12-13 वीडियो है, देख लो, वहीं से सारा क्वेश्चन बनेगा यार। पॉलिटी के 150 क्वेश्चन अलग अलग सेगमेंटेशन से पूछेंगे, आपके 90-100 प्लस आ रहे, और हिंदी में आप 120 के आसपास में जा रहे हो 150 में से। इससे अच्छा क्या होगा और बताओ, कुछ हो सकता है इससे अच्छा? तो आप एक अच्छे लेवल पे चल रहे हो, नकल नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं देखनी है, और एक अच्छे लेवल पे चलना। अगर ऐसा कर पाते हो तो बेस्ट है। घर बैठे बैठे बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी ऑफलाइन के आप बेहतर चल रहे हो। मैं हूं तो सही, मैं बना तो रहा हूं ना यार पेपर। टाइपिंग वाले को पैसे दे रहा हूं, जैसे टाइपिंग करवा रहा हूं, मुझे पता है कितना एफर्ट लगता है।
आप क्लास देना वो देना अलग चीज़ है, लेकिन पेपर बनाना उसके बाद टाइप करवाना ये सारी मेहनत के काम है, ठीक है। अभी मैंने टाइप वाले को भी बेचारे को पैसे नहीं दिए हैं क्योंकि फुर्सत ही नहीं है, लगातार मीटिंग में है, वो भी सोच रहा होगा तो कल जैसा भी होता है उसको करवाता हूँ क्योंकि अगला भी तो करवाना है, टाइपिंग है ना। तो टाइपिंग हो गया, पेपर हो गया, ये सारा मेरी ओर से फ्री है आप लोगों के लिए। तो इतना एफर्ट देखो, पैसा भी लगा रहा हूँ, जबकि एडसेंस भी बंद कर रखे हैं। उसके बाद भी आप लोग सोचते हो कि यार क्या कहते हैं और क्या कर सकते हैं, तो फिर वो इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है तो फिर आप जो है ब्रह्मा या विष्णु के चरणों में चले जाओ, वही आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी कर सकते हैं। इसके बाद मैं नहीं कर सकता हूँ, समझ में आना। देखिएगा, जिस दिन से अजय रावत का दे रखा है तो बहुत सारे बच्चों का, पहाड़ी बच्चों का आ गया कि सर सेल्फ स्टडी में ना, आज तक हमने इतनों का चैनल देखा, इतने ऑफलाइन देखे, लेकिन आपके टारगेट से जो हम 15 दिन बिल्कुल जी जान से लगे और 5 दिन रिवीजन किया ना, तो हमारा सेल्फ स्टडी जो है ना उसमें इंक्रीज हुआ है। सेल्फ स्टडी में इंक्रीज हुआ है, कितनी बड़ी बात है यार, अगर मैं आपकी सेल्फ स्टडी इंक्रीज कर रहा हूं। अगला हिंदी है, इससे देखो सेल्फ स्टडी कितना इंक्रीज हो रहा है, होगा 100% होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। तो सेल्फ स्टडी जो है आपका घर बैठे इंक्रीज करना मेरा मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही आपका जो है हाई स्टैंडर्ड बनाना है, मुझे याद रखेगा। ऐसे स्टैंडर्ड पे ले जाना है कि पेपर कुछ भी हो आप सारा कुछ दे देंगे, तो चलेगा। शुभ रात्रि सबको, है ना, तो चलेगा। कीप गोइंग, आगे बढ़ते रहें और बिल्कुल छोड़ना नहीं है। जो सपने देखे हैं तो एक साथ देखे हैं तो एक साथ करने भी है, ठीक है। 5 को पेपर बनाऊंगा, याद रखेगा। चलेगा, गुड नाइट।